Hello everyone. So today we will start the second chapter of class 11th, the biological classification. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है. टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल और कार्लस लीनियस दोनों ने दिया था. एरिस्टोटल ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स एंड प्लांट्स. इनके एनिमल्स फिर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं और दूसरे जिनके पास आरबीसीज नहीं होते. और प्लांट्स जो थे उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, शर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज. और फिर आते हैं हमारे कार्लस लीनियस. कार्लस लीनियस ने प्लांटे और एनिमेलिया दिया था. इन्होंने ऐसा कुछ और डिवीजन नहीं दिया था, उन्होंने बस बोला था प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं. फिर अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन का डीमेरिट्स क्या है. इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसमें सेल वॉल की केमिस्ट्री को कंसिडर नहीं किया गया है. प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ये नहीं बताया गया है. यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है ये भी नहीं बताया गया है. और इनकी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है, ये भी नहीं बताया गया है. तो दीज आर द फोर डीमेरिट्स. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है. देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था. इसमें एनिमेलिया और प्लांटे के बाद प्रोटिस्टा नया इंट्रोड्यूस हुआ है. प्रोटिस्टा नया किंगडम था जो कि अर्नस्ट मेयर ने इंट्रोड्यूस किया था. देन कम्स टू फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन को कोपलैंड ने निकाला था. ठीक है, मोनेरा जो था इसमें नया किंगडम डिस्कवर्ड हुआ था बाय द कोपलैंड. तो इसमें आगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमेलिया, चार किंगडम्स. देन कमिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हम सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं. इसमें एक थ्री डोमेन सिस्टम है. मतलब इसमें क्या किया गया है कि दो डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया है. पहला जो डोमेन होता है उसमें यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया आते हैं, यानी कि मोनेरेंस. और दूसरा जो है उसमें मतलब ये प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटे, ये चारों किंगडम्स आते हैं. तो इसमें थ्री डोमेन कौन कौन से हुए, पहला हो गया यू बैक्टीरिया और दूसरा हो गया आर्की बैक्टीरिया. और बाकी के जो ये चार किंगडम्स हैं उनको ये तीसरे डोमेन में डाला है. तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है कि ये यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को मोनेरेंस का ही पार्ट बताया गया है, लेकिन थ्री डोमेन सिस्टम में इन दोनों को अलग अलग डोमेन कहा गया. ठीक है. देन कमिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पहला जो हमारा किंगडम जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो मोनेरा देता है, दूसरा प्रोटेस्टा, तीसरा फंगी, देन प्लांटे और एनिमेलिया. इसको आर.एच. विटेकर ने निकाला था, 1969 में प्रपोज किया था आर.एच. विटेकर ने. सेल टाइप जो है मोनेरा का प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक होता है, फंगी का यूकैरियोटिक होता है, प्लांटे आर यूकैरियोट्स एंड एनिमल्स एनिमेलियास इज यूकैरियोटिक. इसी तरह ये पूरा है, ये टेबल हमारे बुक में है, ये आपको याद होना चाहिए. देन कमिंग डाउन टू द बेसिस ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर इन 1969 हैज़ गिवन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. इनका बेसिस है सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर. सेल की स्ट्रक्चर कैसी है इस पे इन्होंने डिवीजन किया गया है. फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, थैलेस कैसा है, न्यूट्रिशन का मोड क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है. फिर इनके फाइलोजेनिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, इनके एवोल्यूशन के साथ रिलेशनशिप क्या है. इन चारों को ध्यान में रख कर के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटेकर ने प्रपोज किया था. देन फर्स्ट जो हमारा किंगडम है मोनेरा है. मोनेरेंस में सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल एंड प्रोकैरियोटिक. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है और अभी 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है. देन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होता है मोनेरेंस शो करते हैं, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो दो पॉइंट जो मोनेरा के बारे में इंपॉर्टेंट है, पहला है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं, और दूसरा है कि जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है पांचों के पांचों किंगडम्स में से सबसे ज़्यादा मोनेरा शो करता है. देन बैक्टीरिया ही सिर्फ इनके मेंबर्स है. ठीक है, अब ये बैक्टीरिया का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो साइज़ होता है उसका बहुत ही सिंपल होता है. चार टाइप के होते हैं. पहले कोकी यानी कि स्पेरिकल शेप्ड होंगे, बेसिलाई रॉड शेप्ड, स्पाइरिला स्पाइरल इन शेप्ड होता है, और विब्रियो जो होता है कॉमा शेप्ड के होते हैं. और लेकिन जितना सिंपल इनका स्ट्रक्चर है उतनी ही कॉम्प्लेक्स इनकी बिहेवियर है. मतलब ये हुआ कि ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों की तरह बिहेव करते हैं. अभी जो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो अपने फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं.
लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, वो पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर किसी और डेड और डीके पे डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं मेजॉरिटी। फिर मोनेरा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिव इन वेरी हार्श कंडीशंस, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर, इतने एक्सट्रीम सैलिनिटी को ये टॉलरेट कर सकते हैं कि हम इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि हैलोफाइल्स हो गया, ये बहुत ही सलाइन कंडीशंस में पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब इनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और इसको हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और एक होता है मेथानोजेंस जो कि मार्शी एरिया में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज़ आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत ही फाउल ऑर्डर आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, तो आप बताइए वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाएगा या फिर कौन से मोनेरा की मतलब मोनेरा का कॉन्स्टिट्यूट कौन सा होगा, तो हमें बताना होगा मेथानोजेंस है। और मेथानोजेंस जो होते हैं गट ऑफ रूमिनेंट्स, यानी कि जो काउज हो गए, बफेलोज हो गए, इनके गट में भी पाए जाते हैं मेथानोजेंस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यू बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फिर इनके पास जो होते हैं हेट्रोसिस्ट हो सकता है, जो हेट्रोसिस्ट होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एनाबेना और नॉस्टॉक इनके दो एग्जाम्पल्स है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्रू बैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है। देन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, हमारे 11th के एग्जाम में पूछा जाएगा और आगे भी हमें काम आएगा। तो पहला है दे लैक सेल वॉल, इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। इनको जोकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास ना सेल वॉल होता है, ना ही इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, सबसे छोटी होती हैं ये। और मतलब ये ना ही कोई भी प्लांट का ये नहीं दिखाता, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता, जैसे प्लांट को सेल वॉल होता है इनके पास नहीं होता। उनको ऑक्सीजन तो वो मतलब ऑक्सीजन नॉर्मली इंट्रोड्यूस चाहिए होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, लेकिन इसको नहीं चाहिए होता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकती है। सबसे छोटी होती है ये, सारे लिविंग सेल्स में सबसे छोटी लिविंग सेल यही होती है। और इनको प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स यानी कि PPLO भी कहा जाता है। देन प्रोटिस्टा द सेकेंड किंगडम, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स होते हैं। मोनेरा में हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा जो होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होती है। इनकी 5 टाइप्स हमारे बुक में लिखा है। पहले क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स 2 टाइप का होता है, डायटम्स हो गए और डेस्मिट्स हो गए। डेस्मिट्स को हम गोल्डन एल्गे भी बोलते हैं। ये लोग जो होते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं और ये बहुत ही पैसिवली फ्लो करते हैं इन वाटर, और इनको प्लैंकटन बोला जाता है। पैसिवली फ्लो करते हैं इन वाटर कलिंग्स एंड दिस इज कॉल्ड प्लैंकटन। उसके बाद फिर डाई एटम्स जो होते हैं, इनके पास जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, और सिलिका जो होता है बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, इसलिए ये इनडिस्ट्रक्टेबल होते हैं, मतलब इसको जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टेबल होती है तो ये फॉसिल्स में भी काम आती है, मतलब फॉसिल्स की तरह भी काम हो जाता है इसका। फिर सेल वॉल्स होता है इनका 2 थिन होते हैं और ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, एक दूसरे को फिट करते हैं, जैसे कि एक सोप बॉक्स हो। सोप बॉक्स में जैसे 2 साइड एक दूसरे के अंदर ओवरलैप होता है ना, एक नीचे और एक ऊपर, वैसे ही इसका सेल वॉल भी होता है। सोप बॉक्स की तरह ये मतलब अपना दिखाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है सोप बॉक्स से सिमिलर होता है। फिर ये ग्रिटी होते हैं, इसलिए ये पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन में काम आता है, पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन में। अभी डायटम्स जो होते हैं ना, ये पूरे ओशंस के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन। अब इसमें जितने पॉइंट्स है ये सब के सब इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन की तरह आता है। जैसे पूछ देगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन है, हमें बताना होगा प्रोटिस्टा। फिर पूछा जाता है कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन क्या है, तो फिर हमें बताना होगा डायटम्स। फिर ये भी बोला जाता है कि डायटम्स इनडिस्ट्रक्टेबल क्यों है, तो सिलिका का सेल वॉल होता है इसलिए। फिर पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर में, उनको क्या बोलते हैं, हमें बताना होगा प्लैंकटन्स। ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देन फिर डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स का मतलब ही हुआ कि 2 फ्लैजिले है।
दो फ्लैजिला है मतलब ये मूव करता होगा, और इनके पास जो दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक ट्रांसवर्स होता है। मतलब कि जो सपोज जो डायनोफ्लैजिलेट होता है उसकी ऊपर की तरफ एक फ्लैजिला निकलता है और एक साइड से निकलता है, और जो ऊपर की तरफ निकलता है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और जो साइड से निकलता है उसको हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला बोलते हैं। ये मोस्टली मेराइन होता है और फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। इनके सेल वॉल के पास स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होता है। ये क्वेश्चन आता है कि इनका सेल वॉल किससे बना होता है, तो स्टिफ सेल्यूलोजिक प्लेट से बना होता है। और एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गोन्यूलैक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट्स इसको बोलते हैं। ये क्या करते हैं ना, जब मतलब ये मेराइन होते हैं तो सी में जब ये उगते हैं, तो जब जैसे पानी में हवा चलेगा या टाइड्स बनेगी तो ये रेड कलर का अपीयरेंस देते हैं, और ये इसलिए इनको रेड टाइड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी फैलते हैं। तो जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि रेड टाइड जा रहा हो, और ये टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद फिर आता है यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स होते हैं ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल के बीच का यूग्लिनॉइड कहलाता है, मतलब ये दोनों की तरह थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज शो करेंगे। दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट वाटर। स्टैगनेंट वाटर यानी कि स्टिल वाटर में यूग्लिनॉइड ज़्यादा पाए जाते हैं, और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि यूग्लिनॉइड्स के पास सेल वॉल की जगह क्या प्रेजेंट होता है, तो हमें बताना है पेलिकल, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि पेलिकल किसके पास होता है, तो हमें यूग्लिनॉइड बताना है। और 11th की मतलब स्कूल के एग्जाम्स में ये भी पूछा जा सकता है कि ये पेलिकल का केमिस्ट्री मतलब पेलिकल है क्या, कहाँ पाया जाता है, पूरे यूग्लिनॉइड्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये जो पेलिकल होता है ये बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में हेल्प करता है। इनके पास एक लॉन्ग फ्लैजिला होती है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होती है, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं जब सनलाइट प्रेजेंस होता है, मतलब अगर सनलाइट का प्रेजेंट होगा तो ये अपना खाना खुद सिंथेसिस कर लेंगे, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगा तो ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे और प्रीडेट करते हैं छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। तो पेलिकल क्या करता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। इनके पास एक बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज प्रीडेट्स ऑन स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल बुक में है यूग्लिना। देन फिर हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पे। स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सैप्रोफिटिक होता है, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स या फिर मैटर पे ये फीड करते हैं। फिर ये सूटेबल कंडीशन में क्या करते हैं, एक एग्रीगेशन बनाते हैं और उसको हम प्लाज्मोडिया बोलते हैं। मतलब क्या करते हैं कि छोटे छोटे सेल्स मिलके एक गोला बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉल लाइक, उसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं, मतलब सब एक साथ जुड़ गए। और ये जो होते हैं ना सेवरल फीट तक स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब ये भी बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और बहुत जल्दी फैलते हैं सराउंडिंग में। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो प्लाज्मोडियम बनता है, यानी कि जो एग्रीगेशन बनता है, ये डीजेनरेट हो जाता है। ये मतलब अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो लूज़ कर देता है और ख़ुद को स्पॉइल कर देता है, तोड़ देता है, और वो फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी जो होता है ये अपने अंदर ना स्पोर्स कैरी करता है, और यही स्पोर्स जो होता है रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये जो स्पोर्स होते हैं या तो फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बनता है या फिर फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बीच में बनेंगे। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इनके पास ट्रू वॉल्स होता है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो भी एडवर्स कंडीशन में। देखो ये स्पोर्स जब फॉर्म होगा फ्रूटिंग बॉडी पे तो उसके बाद वो वहाँ से मतलब ट्रैवल भी तो करेगा ना, तभी तो वो जा कर के एक नए जगह पे स्लाइम मोल्ड का फॉर्मेशन करेगा, और इसीलिए उनके पास ट्रू वॉल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू वॉल्स होगा तभी तो वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होंगे तो सर्वाइव करेंगे बहुत लंबे टाइम तक। और ये एयर के थ्रू डिस्पर्स करते हैं, तभी वो दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए एयर का सहारा लेते हैं, एयर करंट्स इसको बहा के लेके जाते हैं। देन फिर प्रोटोजोन्स आते हैं। प्रोटोजोन्स होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, और ये प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नीट में आया था हु आर द प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स, तो हमें बताना होगा प्रोटोजोन्स, ठीक है। अभी प्रोटोजोन्स होते हैं 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है एमोएबॉइड। एमोएबॉइड के पास क्या होगा, एमोएबा की तरह सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फीट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो फॉल्स फीट होता है आगे आगे जब मूव करता है तो ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है, और ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ निकलता है और फूड को अपनी तरफ खींचता है, मतलब ये कैप्चरिंग इन फूड और मूवमेंट दोनों में काम करता है, ठीक है। कैप्चरिंग इन फूड और मूवमेंट दोनों में काम करता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द फॉल्स फीट, ठीक है। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स,
दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, मतलब अपने से भी रह सकते हैं, और पैरासाइट मतलब क्या हुआ कि वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। अब क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड है तो इनके पास फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला होगा तो मूवेबल होंगे, और ये एक्टिव भी होंगे क्योंकि फ्लैजिला है। और एग्जाम्पल है ट्राइपेनोजोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। एक और एग्जाम्पल होता है लेशमेनिया, वो काला आजार कॉज करता है, और इसका जो वेक्टर होता है वो सैंड फ्लाई होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी नीट में आया था। और उसके बाद फिर आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, सीलिया होता है इनके पास प्रेजेंट। अभी सीलिया भी जो होता है मूवमेंट में ही हेल्प करता है, लेकिन वो फ्लैजिला से डिफरेंट होता है। जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला जो होती है वो लंबी होती है और मैक्सिममली 2 या 1 ही प्रेजेंट होती है, लेकिन सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट होते हैं। और वो सब जो होता है ना कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट शो करते हैं, मतलब जैसे कि अगर एक सीलिया लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो सारे के सारे सीलिया लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, और फिर वो पानी को पीछे कर करके आगे मूवता है। जैसे कि बोट मूव होता है ना, पीछे चप्पू चलाता है तो आगे बढ़ता है, वैसे ही सीलिया जो होते हैं एक ही साइड कोऑर्डिनेट मूवमेंट शो करता है, और फिर वो मूवमेंट करता है वो जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सीलिएटेड प्रोटोजोन्स के पास सीलिया प्रेजेंट होता है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है, और इनके पास एक गलेट होता है, यानी कि एक कैविटी होती है जिसके अंदर ये फूड लाते हैं। तो कैसे फूड आएगा, जब सीलिया आगे आगे मूव करेगा तो वो बॉडी भी प्रोटोजोआ की मूव करेगी, और मूव करेगी तो सीलिया के मूवमेंट के कारण जो फूड होता है वो अंदर घुस जाता है गलेट के अंदर। और एग्जाम्पल है पैराम्यूशियम। फिर आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स होते हैं सबसे डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब अलग अलग जगहों पे पाए जाएंगे। और इन्फेक्शियस स्टेज होता है इनके पास पूरे लाइफ टाइम में, एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज आएगा। जो सबसे खतरनाक स्पोरोजोआ है वो प्लाज्मोडियम है, और वो कॉज करता है मलेरिया। मलेरिया ह्यूमन में होता है ना डिजीज़ होता है, ये सबसे नोटोरियस स्पोरोजोन है। देन बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment. Thank you.